एंड मैंने आप सभी के लिए केवल एसएसटी का जो लोग मेरे से वन लाइनर पूछते हैं, देखो वन लाइनर कुछ अलग से नहीं होगा, वो आपका प्रीवियस क्वेश्चंस का ही होगा। बस क्या है ना कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको वन लाइनर में मिलेगा, और वन लाइनर इन द सेंस कि जिसमें आपका पूरा ही सोशल साइंस होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पेडागोजी, सब कुछ होगा। तो एक तरीके से आप पूरा ही जो है हम कहते हैं ना कि समअप कर लेते हैं एक वीडियोस में, वो हम करने वाले हैं। और मैं बस आप सभी के लिए सोशल साइंस का नहीं, हर एक सब्जेक्ट का लेकर आऊंगी। देखिए 2 से 3 घंटे की एक एक वीडियोस होंगी और आपको वो जरूर देखना है। जैसे कि सीडीपी का हम करेंगे, क्योंकि ये ईवीएस का करेंगे, हिंदी इंग्लिश के भी हम करने वाले हैं, सोशल साइंस का करेंगे, और मैथ साइंस का भी टाइम मिला तो वो भी करेंगे। पैसेज की ट्रिक आने वाली है तो वो वीडियो जरूर देखना, कल आपको पैसेज की ट्रिक मिलेगी, तो प्लीज वीडियो में बने रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो। टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, वहां पे पीडीएफ वगैरह मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए हम सोशल साइंस करने वाले हैं, और जैसा कि आपको पता है कि 40 नंबर का कॉन्टेंट होता है और 20 नंबर की पेडागोजी। तो आज हम पूरा 40 नंबर का कॉन्टेंट करेंगे, क्योंकि आपको पता है पेडागोजी तो फिर भी 20 में से आप 10 कर सकते हो या 15, बट ये कंटेंट है ना, ये जिसको याद होगा, जिसने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी होगी, वही अच्छे से कर सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइलिंगुअल सेम ऐसे ही आएगा एग्जाम में भी। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए करते हैं? विंड वेन इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो ये है वायु दिशा, और ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है दिसंबर में, वही वाला है। तो विंड डायरेक्शन, विंड वेन से भी आप याद रख सकते थे विंड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। वायुमंडल की निम्न में से, और मैं अभी पहले बता देती हूं, हमारा पूरा एसएसटी कंप्लीट हो चुका है, एनसीईआरटी 6, 7, 8, तो इसलिए आप ये आराम से कर सकते हो, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। वायुमंडल की निम्न में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो जो ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स होता है ना, बस आप याद रखो कि जो थर्मोस्फीयर है, कहीं पर भी इंग्लिश वाला याद रखना ज्यादा आसान होगा, कहीं पर भी आपको थर्मोस्फीयर मिल रहा है ना, तो इसका कनेक्शन आप अपने मन में याद रखो रेडियो तरंग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोस्फीयर। ठीक है, चलिए। और अर्थ के बारे में भी आपको पता ही है कि क्वेश्चन आता ही है। ये हमारा अर्थ है और इसका अलग अलग लेयर होता है। तो आंतरिक से बाहर, मतलब अंदर से आपको बाहर की तरफ इसका एक क्रम बताना है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि सबसे अंदर, यहां पर फोटो में आप देखिए एक बार, ये हमारा क्या है, इनर कोर है, सबसे अंदर होता है। तो इनर कोर यहां पे है, दो जगह ऑप्शन है। इनर कोर के बाद से हमारा आउटर कोर आता है, ये वाला, तो दोनों ऑप्शंस में है। उसके बाद से हमारा ये मेंटल होता है, ये वाला, और लास्ट में हमारा क्रस्ट होता है। तो मेंटल और ये रहा क्रस्ट, ऑप्शन नंबर 4, ये नहीं होगा। तो इस तरीके से ये आसान सा क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि किसी को अर्थ का लेयर ना पता हो। आप ना लास्ट से भी कर सकते हो, यहां से ना समझ में आए जिसको, तो आप यहां से कर लो कि सबसे बाहर तो हमारा क्रस्ट होता है, तो आप इससे भी एलिमिनेट कर सकते थे। देखो क्रस्ट कहीं पर भी नहीं लिखा है, बस यहीं पर लिखा है, तो यहां से भी आंसर फाइंड हो सकता है एलिमिनेट करके। ठीक है, मैंने सुबह आप सीटेट को क्रैक करने की कुछ स्ट्रेटेजी बताई है, आपको उसको ध्यान रखना है, और उसका लिंक या फिर मैं उसका जो लास्ट में जब आप जाओगे ना, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे ही, उसको जरूर देख लेना। उसमें मैंने ट्रिक्स बताए हैं। ये हमारा 4 हो गया। 34 देखिए, ये आरेख दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हो, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। इसकी स्थिति को ध्यान से देखो और बताओ ये क्या दर्शा रहा है। क्या ये सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, या फिर ये ज्वार भाटा है, या फिर ये लघु ज्वार भाटा है? आप मुझे फोटो देख के बताओ। 34। तो जब भी ऐसा होगा ना कि यहां पर सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा ऐसे आपको लंबवत में दिख रहे होंगे, इस तरीके से बना हुआ होगा, फोटोज ऐसा पूछ भी सकता है इस बार भी, तो आप इसको ध्यान रखना, ये हमेशा नीप टाइड होता है, लघु ज्वार भाटा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4। 35। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है, और ये याद होगा आपको, हम लोगों ने किया है, तो ये आपने देखा होगा ना, मैंने आपको ऐसे फोटो भी दिखाई थी, ऐसे मुड़ मुड़ जाती है और बड़े मोड़ वाले आकार बनाती है ऐसे। ये देखिए जब वो मैदान में प्रवेश करती है, तो इसको क्या देखो, ये सांप की तरह लहराती आ रही है ना, सांप की तरह लहराती, बल खाती, तो बस उसी से याद रखो, विसर्प, जिसे हम मिएंडर बोलते हैं। बट अगर आप हिंदी में भी याद रखोगे कि मुड़ मुड़ के लहराती, बल खाती हुई आ रही है, सर्प, जैसे सांप को आपने देखा है ऐसे 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 करके चलता है, तो इससे आपको याद रखना है विसर्प, मिएंडर। 36 देखिए,
अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप भी जानते हो कि सबसे इजी, आपने कई बार देखा भी होगा कि एयरवेज का यूज किया जाता है ना, क्योंकि हम इसे बहुत कम समय में वहां पे पहुंच सकते हो। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वायु मार्ग। 37 देखो, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, क्या कहलाती है? बताइए, किससे संबंधित है? मानव जनसंख्या की संरचना। तो ये पॉइंट याद रखो। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो देखो, जब भी आपसे ना ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, और जनसंख्या, तो जनसंख्या से भी आप रिलेट कर सकते थे। इसको बोलते हैं जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी बोलते हैं। ये जो पूछा जाता है ना कि विद कंपोजिशन ऑफ पर्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी। और ये इंग्लिश में भी पूछता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो आपको याद रखना है। चलिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सोचो, पहले भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते थे, ऐसा नहीं है। ये तो एजर्शन रीजन का है। देखिए, एक हमारा एजर्शन है, एक रीजन है, और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। सूर्य जो है गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है, और अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। आप मुझे बताइए। देखो, ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ पे ईस्ट, ये हमारा वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो जो सन है वो गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद, ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले सूर्योदय भी अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, और सबसे लास्ट में अस्त होता है यहाँ पे। यहाँ पर देखो, हमारा गुजरात है और यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, और सबसे बाद में जो अस्त होता है वो गुजरात में होता है। तो 2 घंटे बाद यहाँ पर अस्त होता है, ये बात एकदम सही है। और अरुणाचल प्रदेश जो है ना, वो गुजरात की तुलना में वो हायर लैटिट्यूड पे है, ठीक है, उच्च अक्षांश पे स्थित है। तो बात तो दोनों सही है, बट ये जो सूर्य अस्त वाला जो रीजन यहां पर दिया है ना कि ये अरुणाचल प्रदेश जो है उच्च अक्षांश पे है, इस वजह से नहीं है, ये कारण गलत दिया है। बाकी स्टेटमेंट एकदम सही है। तो हम जाएंगे दूसरे के साथ, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। ठीक है, चलिए 39, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें सेकंड लगेगा बस आपको करने में। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बताइए। ऑब्वियस ही बात है, सोलर एनर्जी। तीसरा 40 देखिए, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन, ये मैंने कराया भी हुआ है आपको कि मछली का क्या कहते हैं, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, बहुत पूछा जाता है ये। तो देखो, जब भी मछली के रिप्रोडक्शन की बात आएगी, मछली के जो प्रजनन की बात आएगी, तो हम इसे क्या कहेंगे? आप फिश से याद रखो, पीसी कल्चर। फिश श आ रहा है तो पीसी कल्चर, इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, हॉर्टिकल्चर बागवानी को बोलते हैं, विटीकल्चर अंगूर की खेती को बोलते हैं, और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो इसका 4 हो जाएगा। 41 देखिए, स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो स्थल का भाग है, मान लो ये स्थल का भाग है और ये एक दूसरे को जोड़ता है। तो जोड़ने का मतलब क्या होता है? संधि, स्थल संधि, याद रख सकते हैं आप, आसान है, इस्थमस। दूसरा, निम्न में से कौन सा महाद्वीप जो है आकार में सबसे छोटा है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी। सबसे छोटा बताइए कॉन्टिनेंट, स्मॉलेस्ट इन साइज, ऑस्ट्रेलिया पहला हो जाएगा। चलिए 43 देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में, अभी आपने सोशल साइंस पढ़ा है, आप मुझे बताओ इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं बता पाएगा। हमने भी 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ी है। मनोविज्ञान है ही नहीं, समाज शास्त्र है ही नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, यहाँ पे समाज शास्त्र ये भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ना, हिस्ट्री पढ़ा है, हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा है, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा, हमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है। तो 43 का हो जाएगा तीसरा। इस तरीके से आपने पढ़ा है, आप आराम से कर सकते हो एलिमिनेट। 44 देखिए, इंडक्टिव लर्निंग की बात हो रही है। आगमनात्मक अधिगम, आगमनात्मक अधिगम हम किस में कहते हैं? जिसमें हम उदाहरण से समझाते हैं। जैसे मुझे आपको कोई चीज समझानी होगी ना, सूर्य, डायरेक्ट परिभाषा नहीं, पहले एग्जांपल्स दूंगी। तो इसी में पूछ रहा है कि आगमनात्मक अधिगम निम्न में से किस विधा का विरोधाभासी है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैंने अभी आपको बताया कि हम इसमें एग्जाम्पल से करते हैं, तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा? व्याख्यानात्मक शिक्षण होगा। ठीक है, तो हमारा पहला हो जाएगा।
चलिए 45, बीच बीच में पेडागोजी भी क्वेश्चन आ गए हैं। दो कथन दिया गया ए और बी, इसको पढ़ना है और सही आंसर बताना है। आलोचनात्मक सोच मतलब जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। बी लिखा है कि यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। तो आप मुझे बताइए, देखो सबसे पहले आपको क्रिटिकल थिंकिंग पता होगा। क्रिटिकल थिंकिंग में जिसमें आपको बहुत ज्यादा अपने दिमाग पे जोर डालना पड़े, मतलब कि मैं आपसे कोई चीज पूछूं, जैसे कि ये मैं आपसे मान लो कि मैं आपसे पूछ दूं कि ये बताओ हमारा भारत जो है कब आजाद हुआ। अब इसमें आपने कोई दिमाग पे अपने जोर थोड़ी नहीं डाला है, आप बोल दोगे 1947। बट मैं ये बोलूंगी कि मान लो अगर आजादी के समय पे जो भी हमारे जो उस समय जो जितने लोग भी शामिल थे, अगर वो ना होते तो क्या होता। महात्मा गांधी जी अगर नहीं आते या फिर जो भी आंदोलन है अगर ये वो नहीं करते, कोई और करता, तो उसका रिजल्ट कैसा होता। तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। ये क्या करता है ना, प्रमोट करता है कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में, आपके आइडियाज को एक्सपेंड करेगा क्रिटिकल थिंकिंग। और ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या करता है ना, हमको दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने में और इवेलुएट करने में भी मदद करता है। इसने ये नहीं लगाकर गलत कर दिया है। तो ए सही है, बी गलत है। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात हो रहा है एम्पेरिकल एविडेंस की। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। अनुभवजन्य का मतलब कि मैं खुद कोई काम करूं तो ये मेरे लिए क्या होगा, एक अनुभव होगा और मैं उस चीज का साक्ष्य भी रहूंगी, प्रमाण भी रहूंगी, क्योंकि मैंने वो चीज करा हुआ है। तो वही सेम चीज पूछ रहा है कि क्या है ये एम्पेरिकल एविडेंस। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि जब हम खुद से कोई चीज करते हैं और जितना ज्यादा हमारी सेंसेस इन्वॉल्व होंगी इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, जी हाँ ये एकदम सही है। कोई आपका ये रिसर्च वाला नहीं होगा, ना ही हम यहाँ पे कोई डाटा मेजर कर रहे हैं, ना ही कोई हम डाटा गैदरन का यूज करेंगे, नहीं। जहां पर भी आपको सेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, डाटा गैदर्ड इन द रियल वर्ल्ड थ्रू द सेंसेस, ऑप्शन नंबर 1। 47, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। द मॉडल रेप्लिकास ऑफ फिजिकल फीचर्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग। बताइए इसमें से कौन सा सबसे बेस्ट है। हम किसकी बात कर रहे हैं, भौतिक विशेषताओं की बात कर रहे हैं, फिजिकल फीचर्स। तो उसमें हमारा सबसे बढ़िया क्या होगा, भूगोल, जिसमें हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, सन, अर्थ, ये सब क्या है, ये फिजिकल फीचर्स ही तो हैं। सो ऑप्शन नंबर 3। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। और ये हर बार आता है, अभी इसी बार पूछा था, प्राथमिक स्रोत क्या है, द्वितीयक, तृतीयक। मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अब मुझे बताओ मौसम की जानकारी हमने कहां से ली, स्थानीय समाचार पत्र से। तो ये हमारा कौन सा सोर्स है, द्वितीयक है, क्योंकि हमने वहां से इकट्ठा किया है। प्राथमिक का मतलब कि मैंने कोई चीज खुद से लिखी है, वो प्राथमिक होता है। बट मैंने जो चीज लिखी है ना उसमें से आपने अपने में कॉपी कर लिया, वो आपका द्वितीयक हो गया। तो इस तरीके से सेकेंडरी है। 49 देखिए, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। तो वो होता है हमारा जहां पर हम बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, वो होता है हमारा इंक्लूसिव, समावेशी। अब ये 50 वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न सिद्धांत किसने दिया है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। बताओ ये किसने कहा है, ये तो रटने वाला क्वेश्चन है और ये कहा है जीन पियाजे ने। क्योंकि सभी बच्चों का क्या होता है, वो अनुक्रम तो विकास का समान अनुक्रम तो होगा बट वो अलग अलग दरों से गुजरते हैं, तो इसलिए आपको इंडिविजुअल भी बच्चों को देखना होता है, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4। 51 देखिए, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। देखो सहकारी का मतलब होता है कोऑपरेटिव का मतलब बच्चे एक दूसरे से सीखें। तो इसको बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे बेस्ट होता है कि हमको बच्चों को ज्यादा से ज्यादा डिबेट में, डिस्कशन में शामिल करना चाहिए। ठीक है, डिबेट एंड डिस्कशन यही होगा, कोई इंडिविजुअल प्रोजेक्ट नहीं, क्योंकि हम कोऑपरेट की बात कर रहे हैं जहां पे एक दूसरे से, यहां पे तो एक अकेले हो जाएगा, ना ही हमको उनको विभाजित करना है और ना ही उनको अलग अलग स्रोत प्रदान करना है। हमें सिंपल सी बात है, डिबेट में और डिस्कशन में इंगेज करना है बच्चों को, पहला हो जाएगा। 52 देखिए,
एक आत्मनिर्देशित आत्मानुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे क्या कहते हैं? आप इसका वो देख सकते हो, लैंग्वेज कितना डिफिकल्ट लगेगा हिंदी में, बट इंग्लिश में बहुत आसान है। देखो, सेल्फ गाइडेड की बात हो रही है, सेल्फ डिसिप्लिन थिंकिंग की बात हो रही है, विच अटेम्प्ट्स टू रीजन एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी इन अ फेयर माइंडेड वे इज कॉल्ड। अभी हम बात कर रहे थे ना क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये होता है जब भी हम खुद से सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, ठीक है, सेल्फ गाइडेड होते हैं, तो ये इस तरीके की जो क्वालिटी होती है ना, वो उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, इसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जिसमें हम दूसरे से तर्क सोच समझ सकते हैं, वो होता है आलोचनात्मक सोच। पहला 53, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो पौधों और खनिज से, ये तो हिस्ट्री में ही लिखा हुआ है डायरेक्ट, तो याद रखिएगा प्लांट्स एंड मिनरल्स। सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पर लिखी गई थी? एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जो सबसे पुराना जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो लिखा गया था पाम लीव्स पे, ताड़ पत्रों पे, याद रखिएगा। मानव इतिहास में निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी रही? और ये पूछा जाता है कि सबसे लंबी अवधि कौन सी थी? तो पेलियोलिथिक था, ठीक है, पूरा पाषाण काल। 55 का पहला। 56 देखिए, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़ो और सही उत्तर का चयन करो। ए लिखा हुआ है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है और यहां पर खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। मेहरगढ़ के बारे में हम पढ़े हुए हैं, तो बताइए। तो दोनों की दोनों ही बातें सही हैं। ये पाकिस्तान में है और यहां पर फार्मिंग एंड हर्डिंग के जो है हमको साक्ष्य मिले हुए हैं। दोनों की दोनों बातें सही हैं, तो 4 के साथ जाएंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसी एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? भारत के किस राज्य में जो हड़प्पा के नगर है ना, वो सबसे ज्यादा संख्या में मिले हैं? बताइए। गुजरात में मिले हैं। चलो, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। ऋग्वेद मूल रूप से निम्न में से किस भाषा में रची गई थी? ब्राह्मी, पाली, संस्कृत, प्राकृत, किस भाषा में रची गई थी? बताइए। तो वो था संस्कृत, ठीक है। 59, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? बताओ। बिंबिसार। जो छठी शताब्दी थी ना, तो जो मगध महाजनपद था उसका सबसे पहला शासक था बिंबिसार। और ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिंबिसार, बिंदुसार एक ही साथ इतने सारे ऑप्शंस दे देता है ना एग्जाम में कि कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो याद रखो। निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आज ही बताया था आपको, नहीं है। बुद्ध है, धम्म है, संघ है। अहिंसा इनका नहीं है, ठीक है ना। इनके त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म, संघ, अहिंसा नहीं है। तो जो नहीं होगा वही तो आंसर होगा ना हमारा, तीसरा। चलिए, निम्न में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? और जब हम पॉलिटिकल वाला पढ़ रहे थे ना चैप्टर, उसमें आया था ये, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है? बताओ। विधानसभा के सदस्य ही तो करेंगे। ऑप्शन नंबर 4। राज्यसभा की बात हो रही है तो विधानसभा के सदस्य जो विधायक होते हैं वो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। 4। 62 देखिए, भारत द्वारा निम्न में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? बताइए, किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो पार्लियामेंट्री एंड फेडरल, संसदीय और संघीय, ये है 4 ऑप्शन नंबर, याद रखना। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? बताइए। तो कितने हैं? 84 हैं, ठीक है। दूसरा, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्न में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? अनटचेबिलिटी है ना, तो उसके द्वारा किस मौलिक का जो है उल्लंघन होगा? और हम ये पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको डिटेल में बताया था, समानता का अधिकार, जिसे बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। तो पहला हो जाएगा। 65 देखिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, मतलब फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपको बताना है।
तो देखो, शिक्षा का अधिकार है और शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, धर्म की आजादी का भी है, बट संपत्ति का अधिकार नहीं। ये आपका लीगल वाला है, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी ये नहीं है, और जो नहीं है वही सही होगा 4। 66 अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है, क्या चीज बताइए। अनटचेबिलिटी रिफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, बताइए किस आधार पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाति, ठीक है ना। अस्पृश्यता जो है ना वो जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है, कास्ट। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, या फिर हमारे जो सीजेआई होते हैं हाई कोर्ट के। ऑब्वियस ही बात है, मुख्यमंत्री जी को राज्यपाल और प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति, और मुख्यमंत्री जी की बात हो रही है तो राज्यपाल ही जो है इनको नियुक्त करेंगे। तो जब मुख्यमंत्री को जो है नियुक्त राज्यपाल जी करते हैं, तो राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, बैक टू बैक क्वेश्चन पूछा हुआ है। राज्यपाल को राष्ट्रपति, ठीक है, द प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। और ये जो भी क्वेश्चन है ना सारे पॉलिटी के हैं और यहां से पूछा जाता है क्वेश्चन। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, बताओ। जो हु इलेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का अभी हमारा लोकसभा का चुनाव है, फिर उसमें प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, तो आप मुझे बताओ कौन करता है प्रधानमंत्री का चुनाव। एमपीज करते हैं ना, सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये करेंगे। चीफ मिनिस्टर नहीं करते हैं, ना ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ना ही कोई एमपी और एमएलए, इनका चुनाव करते हैं सांसद। निम्न में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है, आसान सा क्वेश्चन है। हमारा जो इंडिया है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हम किसे कहते हैं, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। 40 में से बताओ, सबसे पहले कमेंट करो 40 में से कितना आपका सही हुआ है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपका स्पीड किस तरफ है। वहीं पे 20 जो बाकी है ना पेडागोजी का, वो आपको कल मिल जाएगा। तो और बाकी की भी क्लासेस आती रहेंगी डेली, एक या दो ऐसे, एक से दो ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लेंगे। और जो ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ ना, प्लीज उसे जरूर देखो। और मैं आपको पैसेज की ट्रिक्स बताने वाली हूँ, ऑफलाइन किस तरीके से करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है देन उसका आंसर आप सही तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हो, ये सारे आपको ट्रिक्स मेरे चैनल पे मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।